हेलो डियर फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एडू सेशन में। फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए हम लोग जीएस जो है पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर आपका जो जीएस है ये 1 से लेके जो 12 तक के एग्ज़ाम हुए हैं, इन सभी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है टीआरई 1, 2, 3। तो इस सभी जो है 1310 पीवाईक्यू क्वेश्चन इस बुक में है। तो आज के टॉपिक हमारा रहेगा भारत के गवर्नर जो है और गवर्नर जनरल वायसराय। इसके साथ साथ इतिहास के जो विविध क्वेश्चन रह गए हैं वो यहाँ पर आज कंप्लीट हो जाएंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा वीडियो है वो नेक्स्ट टॉपिक से रहेगा। आज हिस्ट्री जो है वो यहाँ से आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और इसके साथ साथ यहाँ पर जिन लोगों ने भी पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट जो है इस बीपीएससी के नाम से है, तो वो सारे जो है क्वेश्चन आप जो है प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, चलते हैं, शुरुआत करते हैं और भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय से क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर जो है ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी की नींव किसने रखी थी, ये आपका पहला क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दिए गए हैं: महारानी एलिजाबेथ, किंग जॉर्ज पंचम, महारानी विक्टोरिया, उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। पूछा आपसे गया है ब्रिटिश शासन के दौरान जो दिल्ली राजधानी की नींव है वो किसने रखी थी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर फ्रेंड्स बी नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, किंग जॉर्ज पंचम। इसकी देखेंगे कंप्लीट व्याख्या। तो व्याख्या यहाँ पर आप देख पाएंगे: ब्रिटिश भारत की राजधानी नई दिल्ली की आधारशिला तत्कालीन सम्राट जो जॉर्ज पंचम थे, इन्होंने 1911 में जो दिल्ली दरबार जो 3rd के आयोजन के दौरान रखी थी। राजधानी की वास्तुकला और योजना 2 ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर हर्बर्ट बेकर व एडविन लुटियन द्वारा बनाई गई थी। इससे पूर्व देश की राजधानी कोलकाता थी। तो यदि कभी आपसे पूछा जाता है कि दिल्ली देश की राजधानी कब बनी थी, तो 1911 में दिल्ली देश की राजधानी बनी थी, जब दिल्ली में दरबार 3rd का आयोजन हुआ था। और सम्राट जो है जॉर्ज पंचम के इनकी जो है इन्होंने आधारशिला रखी थी। और जो राजधानी के वास्तुकला और योजना जो थे उनके आर्किटेक्ट का नाम भी याद आपको रखना है। तो सर हर्बर्ट बेकर एवं एडविन जो है लुटियन जो है इसके आर्किटेक्ट या वास्तुकला थे कार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पर, जिसमें आपसे पूछा गया है मुठीमन कमेटी को किसकी कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पर आपका जो है सही आंसर क्या होगा: मुठीमन कमेटी को किसकी कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ आपको ऑप्शंस जो हैं वो दिए गए हैं: सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, द्वैत प्रणाली, संघवाद, उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर आपका फ्रेंड सही आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन जो है द्वैत प्रणाली। बिल्कुल सही आंसर जो है वो आपका हो जाएगा। देखते हैं इसकी कंप्लीट व्याख्या। और यहाँ पर आप देख पाएंगे मुठीमन कमेटी का गठन वर्ष 1924 में सर अलेक्जेंडर मुठीमन की अध्यक्षता में किया गया था। इसका गठन भारत की स्वतंत्रता के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए किया गया था तथा इसका उपयोग भारत और ब्रिटेन दोनों के सह शासन और द्वैत शासन के मुद्दे की जांच करने के लिए किया गया था। तो मुठीमन कमेटी का गठन कब हुआ था? 1924 में सर अलेक्जेंडर मुठीमन की अध्यक्षता जो है इनके द्वारा ही की गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, जहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इनमें से किसने कहा था कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। तो ये बात जो है वो किसने कही थी? डफरिन ने, मिंटो ने, कर्जन ने, उपरोक्त में से एक से अधिक और नेक्स्ट ऑप्शन आपका रहेगा उपरोक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, जो है ये बात किसने कही थी ये आपको बताना है। क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हो सकता है नेक्स्ट बीपीएससी की तैयारी में आपसे जो है ऐसा क्वेश्चन फिर पूछ दिया जाए। और यहाँ पर आपको जो है सही आंसर इसका हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन, कर्जन जो है लॉर्ड कर्जन, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी कंप्लीट व्याख्या देखेंगे तो व्याख्या में आप यहाँ पर देख पाएंगे तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर जनरल कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। कर्जन का कार्यकाल जो है वो 1899 से 1905 तक रहा था और कर्जन ने ही बंगाल विभाजन किया था। यहाँ पर जो है वो बंगाल का विभाजन कर्जन के समय में हुआ था, 1905 में हुआ था, तो बंगाल जो है इन्हीं के समय में हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है
लॉर्ड लिटन जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है, किससे संबंधित नहीं है, निगेटिव पूछा गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, स्ट्रेची कमीशन, शस्त्र अधिनियम, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट और अल्बर्ट बिल। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर एल्बर्ट बिल जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी कंप्लीट व्याख्या यहाँ पर आप देखेंगे तो लॉर्ड लिटन जो है का संबंध एल्बर्ट बिल से नहीं है। एल्बर्ट बिल 1883 में वास्तविक एवं विवादास्पद विधेयक था और जिसमें वरिष्ठ भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों की सुनवाई करने की अनुमति देने की मांग की गई थी। तो इनका जो है यहाँ पर इससे जो है लॉर्ड लिटन का जो है वो संबंध नहीं था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया? जो भारत सरकार अधिनियम 1935 आया तो कौन ऐसा था जिन्होंने ये बात कही कि ये गुलामी का चार्टर है? यहाँ पर इस क्वेश्चन के ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शंस में आपको दिया है महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना हजरत मौलानी, उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर जो है वो आपका क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर होगा ई नंबर ऑप्शन। ई नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्योंकि ये बात जो है आपकी जवाहरलाल नेहरू ने कही थी, जबकि जवाहरलाल नेहरू कहीं भी आपके ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। तो इसकी कंप्लीट व्याख्या यहाँ पर आप देख लीजिए। भारत शासन अधिनियम 1935 को दास्ता या गुलामी का जो है चार्टर ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इसके साथ ही उन्होंने इसे एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं ये भी कहा था। जिन्ना ने इस एक्ट को पूर्णतः सड़ा हुआ मूल रूप से बुरा कहकर पूर्णतः अस्वीकृत कर दिया था। इसी एक्ट द्वारा बर्मा म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया था। तो फ्रेंड्स, इसमें जो भी पॉइंट दिए गए हैं व्याख्या में ये सभी इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से कोई भी क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू ने ही ये बात कही गई थी, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं, ये बात भी जवाहरलाल नेहरू ने 1935 अधिनियम के संबंध में कही हुई थी। तो ये क्वेश्चन जो है इसकी व्याख्या काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, लॉर्ड मेयो ने 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? लॉर्ड मेयो के जो 1870 के संकल्प थे वहाँ पर ये विकल्प दिए गए हैं और यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा विकल्प जो है वो सही है, ये आपको बताना है। तो 4 विकल्प दिए हैं, इसके कूट में आंसर्स आपको जो है दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो विकल्प हैं, केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया। इसे प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। और यहाँ पर आपको कूट दिए हैं, केवल 1 2 सही है क्या, केवल 1 3 4 सही है, केवल 2 3 4 सही है या 1 2 3 4 सही है। यहाँ पर आपको जो है करेक्ट आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। 1 2 3 4 ये सभी आपके जो ऑप्शन हैं वो आपके सही हैं और इस प्रकार से आपका डी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताना है, किस तिथि को अगस्त क्रांति जो है 1942 के दौरान लिन लिथगो ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका सही आंसर जो है वो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर डेट्स जो है वो दी गई थी 5 अगस्त, 15 अगस्त, 25 अगस्त, उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, बीपीएससी का जो पैटर्न है जीएस पूछने का, इसमें डेट जो है वो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें डेट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, तभी आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि ये आपका जो है 11 अगस्त को हुआ था जब 1942 में। तो 11 अगस्त जो है वो आपका कहीं भी आंसर में नहीं है, इसलिए डी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका राइट होगा। यहाँ आप कंप्लीट व्याख्या देख लीजिए। अगस्त क्रांति 1942 के दौरान 11 अगस्त 1942 को लिन लिथगो ने पटना एवं उसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। इस घटना में शहीद होने वाले सभी छात्र थे। इस घटना को पटना गोली कांड के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो ई नंबर ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग विविध वाला जो हिस्ट्री का पोर्शन है वो सभी क्वेश्चन देखेंगे और इसी के साथ आपका जो है हिस्ट्री वाला पोर्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो जो है वो प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, भारत में वह महान एकता
करता था जिसने केवल दूसरों को ही सहिष्णु ही नहीं बनाया अपितु उनको अपने मित्रों और साथियों में आपसी जिम्मेदारी के साथ भी स्वीकार कराया था। यह किसने कहा? तो ये जो है किसने कहा ये आपको बताना है। ये भारत के संबंध में बात कही है। भारत एक महान एकता करता था। तो ये बात जो है किसने कही थी? बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद। उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड जो है ये बात किसने कही थी? तो यहाँ पर आपका सही आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये बात जो है जवाहरलाल नेहरू ने कही थी। तो यहाँ पर आपका आंसर जो है जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन में नहीं था। तो यहाँ पर आप व्याख्या देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते वक्त कहा था। कब कहा था? जो महात्मा गांधी जब जो जवाहरलाल नेहरू जो है वो महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दे रहे थे तब ये बात कही थी। भारत में एक महान एकता करता था जिसने केवल दूसरों को सहिष्णु ही नहीं बनाया अपितु उनको अपने मित्रों और साथियों में आपसी जिम्मेदारी के साथ भी स्वीकार कराया था। जबकि बाल गंगाधर तिलक एवं सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु गांधी जी से पहले हो चुकी थी, अतः कोई भी विकल्प सही नहीं है। और यहाँ पर आपको लेकिन ये व्याख्या जो है वो कम्प्लीटली याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी किस स्थान से कार्यकर्ताओं की मार्च यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे? तो किस स्थान से कर रहे थे, उस स्थान का नाम बताना है। तो सही इसमें जो है आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका कोई भी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। ई नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर कंप्लीट व्याख्या आप देखेंगे वो व्याख्या में देख पाएंगे कि 1913 में दक्षिण अफ्रीका की एक कोर्ट ने ईसाई रीति रिवाज से नई हुई शादियों को अवैध करार दिया। महात्मा गांधी ने 6 नवंबर 1913 को इस दमनकारी कानून के खिलाफ द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किया। यह मार्च नटाल और ट्रांसवाल के मध्य किया गया। इस मार्च में 2000 से ज़्यादा लोगों ने नटाल तक मार्च किया था। अंततः सरकार को झुकना पड़ा और समझौते के लिए बाध्य होना पड़ा। तो इस प्रकार से यहाँ ई नंबर ऑप्शन जो है वो आपका सही था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन के साथ जो है वो शुरू की थी? तो यहाँ पर आपका सही आंसर जो है वो तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सही आंसर जो है वो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 1836 जो है वो आपका मार्च 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी जो है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। देखते हैं इसकी कंप्लीट व्याख्या। तो व्याख्या जो है वो आप देख पाएंगे यहाँ पर, यहाँ व्याख्या दी गई है। तो व्याख्या में देखेंगे, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा 21 मार्च 1936 को कलकत्ता सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना के साथ आरंभ की थी। तो 21 मार्च 1936 को जो है ये आरंभ की गई थी। कलकत्ता सार्वजनिक पुस्तकालय को बाद में इंपीरियल लाइब्रेरी के साथ मिला दिया गया। इसको इंपीरियल लाइब्रेरी 1903 में जनता के लिए खोल दिया गया। स्वतंत्रता उपरांत 1948 में इंपीरियल लाइब्रेरी नाम में परिवर्तन अधिनियम के द्वारा इंपीरियल पुस्तकालय के स्थान पर राष्ट्रीय पुस्तकालय अस्तित्व में आया। जो कि पहले इंपीरियल लाइब्रेरी थी उसी का नाम जो है वो बाद में राष्ट्रीय पुस्तकालय किया गया था। यहाँ पर सी नंबर जो है ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज कैसे किया? कुछ ऑप्शंस आपको दिए गए हैं जिसमें से आपको जो है यहाँ पर बताना है कि अंग्रेजों ने जो भारत पर लंबे समय तक राज किया था वो कैसे किया था। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? कांग्रेस की उदारवादी नीतियों के कारण, भारतीय नेताओं की गिरफ्तारी के कारण, बांटो और राज्य करो की नीति के कारण, उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता होगा जो अंग्रेजों की वो नीति थी वो बांटो और राज्य करो, यानी कि जो हिंदुस्तान के लोग थे उन लोगों में ये फूट डालते थे। जब फूट डालते थे कुछ लोगों को अपने साइड कर लेते थे, उसके बाद जो है देश पर राज करने का इनका जो है प्लान रहता था। तो सी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। देखते हैं इसकी कंप्लीट व्याख्या। तो फ्रेंड्स व्याख्या में आप देखेंगे कि अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक शासन करने के लिए बांटो और राज करो की नीति का सहारा लिया। शुरू में हिंदू और मुसलमानों को लड़ाया गया, उसके बाद हिंदुओं को भी आपस में दलित और पिछड़ों में आधार पर लड़ाया गया। मार्ले मिंटो सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मुस्लिम लीग की स्थापना, सांप्रदायिक पंचायत आदि इसके जो है प्रमुख उदाहरण हैं। तो यहाँ पर ये आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है, किस वर्ष मोहम्मडन एंग्लो
ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में की गई थी। यहाँ पर आपको डेट जो है वो दी गई है, 1870 है, 1880 है, 1890 है और उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर जो है वो आपका ई नंबर ऑप्शन इसमें होगा। इसका सही आंसर होगा 1877, जबकि 1877 आपको कहीं भी ऑप्शंस में नहीं दिया गया है, तो इसीलिए जो है उपरोक्त में से कोई नहीं आंसर आपका सही हो जाएगा। देखते हैं कंप्लीट आपकी व्याख्या इस क्वेश्चन की। तो 1877 ईस्वी में सर सैयद अहमद ने अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। फ्रेंड्स, इसकी डेट और स्थापना सर सैयद अहमद ने की थी। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, दोनों आपको याद रखनी है। उनका उद्देश्य जो था ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली के अनुरूप एक कॉलेज का निर्माण करना था, लेकिन इसके इस्लामी मूल्यों से समझौता किए बिना। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर अपना आंसर जो है वो याद रखना है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन जो है वो डेट पर ज़्यादा जो है वेस्ट है, तो आपको डेटेड जो है वो याद रखनी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, जबकि यहाँ पर किसी भी ऑप्शंस में आपको ये नहीं दिया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कंप्लीट व्याख्या जो है वो आप देखेंगे, इसका सही आंसर जो है वो ई नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कंप्लीट व्याख्या जो है वो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे? तो गुरु गोपाल कृष्ण जो है वो गोखले थे। गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जो है थे, और गोपाल गोखले का आदर्श वाक्य सार्वजनिक जीवन को आध्यात्मिक जीवन बनाना था। तो इनका आदर्श वाक्य भी आप याद कर लीजिए, सार्वजनिक जीवन को आध्यात्मिक जीवन बनाना जो है वो इनका आदर्श वाक्य था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, जहाँ पर आपसे पूछा गया है, मशहूर नारा जो इंकलाब जिंदाबाद वो किसने दिया था? ये आपको बताना है। मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद जो है वो किसने दिया है, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर सही आंसर आपका जो है क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स, इसका सही जो है आंसर आपका सी नंबर ऑप्शन है, हजरत मोहानी। हजरत मोहानी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। देखते हैं इसकी कंप्लीट व्याख्या। तो मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद जो है वो हजरत मोहानी ने दिया था। मौलाना हजरत मोहानी ने वर्ष 1921 में इस नारे की शुरुआत की थी। वह एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और उर्दू कवि थे। इंकलाब जिंदाबाद हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन का आधिकारिक नारा था। वर्ष 1929 में केंद्रीय असेंबली में बम फेंकते समय भगत सिंह और वी के दत्त द्वारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया गया था। फ्रेंड्स, काफ़ी जगह आपको ये जो है लिखा मिलेगा कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है वो किसका था। तो आपको जो है ये आपका जो भगत सिंह जो है वो उसका या चंद्रशेखर जो है वो आपका सही आंसर देखने को मिलेगा, लेकिन रियल में इसका जो है जो नारा जो है वो हजरत मोहानी ने दिया था। इन लोगों ने जो है इसका बाद में यूज किया था, इसे बोलने का जो है बोला था, लेकिन ये नारा जो है वो हजरत मोहानी के द्वारा ही दिया गया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित थे? अहरार आंदोलन से जो है वो कौन संबंधित थे, ये आपको बताना है। ऑप्शंस में आपको दिया है हसन इमाम, बदरुद्दीन तैयबजी, महमूद उल हसन, उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर जो है वो आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका सही आंसर जो है वो ए नंबर ऑप्शन होगा, हसन इमाम जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी कंप्लीट व्याख्या देखेंगे। इसकी कंप्लीट व्याख्या जो है वो यहाँ पर आप देख पाएंगे। अहरार आंदोलन की स्थापना 1910 में की गई थी। फ्रेंड्स, आपकी जो है इसकी सन भी याद रखनी है। तो यहाँ पर जो है अहरार आंदोलन की स्थापना जो है वो 1910 में की गई थी। इसका नेतृत्व जो है वो मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजम खान, हसन इमाम और मजहर उल हक ने जो है वो किया था। अहरार आंदोलन के नेता लखनऊ समझौते 1916 के खिलाफ थे। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पर आपसे पूछा गया है 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो इसका जो है सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? यहाँ पर अध्यक्षता जो है वो आपको बतानी है। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर जो है वो आपका क्या हो जाएगा? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर जो है वो आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका जो है बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, सर फजल अली जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसकी कंप्लीट व्याख्या। यहाँ पर जो है बी नंबर ऑप्शन सही है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना फजल अली की अध्यक्षता में दिसंबर 1953 में की गई थी। के एम पडिक्कर और
HN कुंजरू राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे। तो इस प्रकार जो है बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के देखेंगे, किस विचारधारा का राष्ट्रीय आंदोलन से कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पर कौन सी विचारधारा है, विचारधारा के आपको नाम दिए हैं गांधीवादी, उदारवादी, साम्यवादी। तो इन विचारधाराओं में से कौन सी विचारधारा ऐसी है जिसका राष्ट्रीय आंदोलन से कोई संबंध नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ई नंबर ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो विचारधाराएं दी हैं इन सभी का संबंध जो है वो आपका राष्ट्रीय आंदोलन से था, इसलिए यहाँ पर आपका ई नंबर ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी। यानी कि जो महिला जिसने स्वतंत्रता सेनानी में भाग लिया वो सबसे ज़्यादा उम्र दराज की थी। ये आपका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन आपको दिए हैं अरुणा आसफ अली, गुवार कौर, बिस्नी देवी साहा, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड इसका सही आंसर जो है वो आपका यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। देखते हैं इसकी कंप्लीट व्याख्या। तो व्याख्या में आप देख पाएंगे कि अरुणा आसफ अली जो है वह महिला स्वतंत्रता सेनानी थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी। उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराया था। उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वर्ष 1930, 1932 और 1941 में जेल जाना पड़ा। उन्होंने ही भारत छोड़ो आंदोलन के समय भूमिगत रहकर आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो इस प्रकार से आपको ये नाम याद रखना है। अरुणा आसफ अली जो है वो सबसे ज़्यादा वयोवृद्ध महिला जो है वो थी इस आंदोलन में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जहाँ पर ये पूछा गया है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई है, इसमें आपको मिलान करना है। यहाँ पर जो है आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। जो आपको दिए हैं यहाँ पर सूची फर्स्ट दी है, सूची सेकंड दी है। भारत सेवक समाज जो है ये इससे संबंध जो है वो किसका होगा, तत्वबोधिनी सभा, आत्मीय सभा। तो यहाँ पर जो है सही आपका जो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आत्मीय सभा है वो आपकी 3 से संबंधित होगी, भारत सेवक समाज जो है वो आपका 2 से हो जाएगा और तत्वबोधिनी इसका जो है 1 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका सही आंसर जो है 213 जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। देखते हैं इसकी कंप्लीट व्याख्या। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ सूची फर्स्ट है और सेकंड है। भारत सेवक समाज है ये गोपाल कृष्ण गोखले से संबंधित है। तत्वबोधिनी समाज से देवेंद्र टैगोर, आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय ने जो है इसकी स्थापना की थी और भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन जो है वो इससे संबंधित है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे जहाँ से आपसे पूछा गया है, अम्बाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी। तो यहाँ पर इनका राज्य बताना है कि ये किस राज्य से संबंधित थी। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो ये जो है वो सी नंबर ऑप्शन इसका फ्रेंड्स राइट होगा। कर्नाटक जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसकी कंप्लीट व्याख्या। तो अम्बाबाई जो है एक स्वतंत्रता सेनानी थी, भारत के कर्नाटक राज्य की मूल निवासी थी। उन्होंने उडुपी में शराब और विदेशी दुकानों का विरोध किया था। 12 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था एवं 16 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने पति को खो दिया। इसके बाद वह भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल हो गई। तो इस प्रकार से जो है आपका जो है सी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे जहां पर आपसे पूछा गया है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं का विचार कीजिए। तो यहाँ पर कुछ जो है घटनाएं दी गई हैं जिनका आपको कालक्रम के अनुसार जो है क्रम मिलाना है। तो इसका जो है सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ बी नंबर है 2413। तो यहाँ पर इसका जो है आप व्याख्या देख लीजिए एक बार। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उपरोक्त घटनाओं का कालक्रम जो है वो इस प्रकार से है। सूरत विभाजन 1907 में हुआ था, मालरो मिंटो सुधार 1909 में आया, होम रूल आंदोलन जो है वो आपका 1916 में आया और खेड़ा सत्याग्रह जो है वो आपका 1918 में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर की स्थल नहीं है। यहाँ आपको जो है 3 स्थल दिए गए हैं, इसमें से जो है यहाँ पर जो है 3 स्थल दिए गए हैं और बताना है आपको कि कौन सा यूनेस्को धरोहर में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा सी नंबर। इंडिया गेट जो है वो यूनेस्को विश्व धरोहर की में शामिल नहीं है। और इसकी कंप्लीट व्याख्या देखेंगे तो यूनेस्को जो है टोटल जो है 43 स्थल शामिल किए गए हैं भारत के। तो यहाँ पर आपका जो है
ये लाल किला 2007 में शामिल किया गया था और कुतुब मीनार जो है वो 1993 में शामिल की गई थी। तो यहाँ पर इंडिया गेट जो है शामिल नहीं है, यही आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डॉक्टर BR अम्बेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। डॉक्टर BR अम्बेडकर के संबंध में कुछ जो है यहाँ कथन दिए गए हैं और पूछा गया है कि कौन सा कथन जो है वो आपका सही है, ये जो है बात पूछी गई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सही आंसर है उपरोक्त में से एक से अधिक जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसकी कंप्लीट व्याख्या जो है वो आप यहाँ पर देखेंगे तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है वो 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में इनका जो है जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। अंबेडकर ने मूक नायक का प्रकाशन किया था। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। BR अम्बेडकर का देहांत 1956 ईस्वी में नई दिल्ली में हुआ था। उपरोक्त में से एक से अधिक उत्तर जो है वो आपके यहाँ पर सही हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जहाँ पर आपको सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का जो है मिलान करना है। थोड़ा इसे छोटा कर लेते हैं ताकि आपको जो है इसके सारे ऑप्शंस जो हैं वो दिखते रहें। तो यहाँ पर गरीबी हटाओ का नारा जो है वो दिया गया है। लोकतंत्र बचाओ, जोतने वालों की भूमि, तेलुगुओं की स्वाभिमान की रक्षा। तो यहाँ पर जो है वो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। फ्रेंड्स यहाँ पर जो इसके बाद जो है कोड दिए गए हैं, इन कोड के अनुसार आपको आंसर्स देना है। तो गरीबी हटाओ जो है वो इंदिरा कांग्रेस से जो है रिलेटेड है। लोकतंत्र बचाओ जो है वो आपका जनता दल का है और जोतने वालों की भूमि जो है वो आपका वाम मोर्चा हो जाएगा और तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा जो है इसका 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो है सही आंसर 2 नंबर ऑप्शन 2314 जो है वो कोड यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये लास्ट क्वेश्चन आपका हिस्ट्री का है और यहाँ पर आप देखेंगे 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर जो है आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। इसका सही आंसर आपका जो है जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसकी कंप्लीट व्याख्या। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई। राष्ट्रीय योजना समिति NPC की स्थापना सुभाष चंद्र बोस की पहल पर की गई थी। इसकी स्थापना से ही स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष वाम राजनीतिक के प्रभाव का समावेश हुआ। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आपकी जो हिस्ट्री के क्वेश्चन जो अभी तक TRE 1, 2, 3 में पूछे गए थे वो सभी जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद ज्योग्राफी एंड जो है इकोनॉमिक्स साइंस सभी के वीडियोज आपको धीरे धीरे प्रोवाइड जो है वो करा दिए जाएंगे। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कर लें और यदि आप सारे वीडियो देखने चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके जो है सारे वीडियो जो है वो आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।